फाइट सो हार्ड, प्ले सो हार्ड दैट रिजल्ट स्टॉप्स मैटरिंग। यानी कि इस तरीके से लड़ो और इस तरीके से खेलो, इतना मेहनत के साथ, कि जो भी रिजल्ट हो वो तुम्हें मैटर ही ना करे कि बाद में रिजल्ट पास हुए, फेल हुए, हार गए, जीत गए। तो मेहनत इस कदर होना चाहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम जो है वो मैटर ही ना करे, एग्ज़ाम में पास हुए, फेल हुए, रिजल्ट का चिंता ही ना रहे, है ना। तो ये वक्तव्य था श्री आचार्य प्रशांत। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का, जो है भारतीय संविधान की विशेषता का एमसीक्यू। नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम कुमार और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और साथ ही साथ कुछ आलोचनाएं भी थी। तो उसके बारे में भी आलोचनाएं ज़्यादातर ये था कि इतना बड़ा संविधान और वकीलों का और हिंदुओं का संगठन, ये सब बातें। तो उसी आधार पे जो कुछ 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है। क्या वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। जैसे पहला ऑप्शन है कि क्या यह केवल भारतीय भाषा में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। तो केवल भारतीय भाषा की वजह से तो नहीं हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि क्योंकि इसमें केवल मौलिक अधिकार शामिल है। केवल मौलिक अधिकार तो शामिल नहीं है, साथ ही साथ डीपीएस भी है, आपातकालीन व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केवल इसकी वजह से तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, क्योंकि इसका प्रारूप जो है विस्तृत है, जिसमें कि टोटल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में लगभग कितना है, 448 अनुच्छेद और 25 कितने हैं, भाग हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे बार बार संशोधित किया तो जा सकता है, लेकिन इस वजह से ये विस्तृत है या सबसे लंबा है, ये वजह नहीं है। वजह क्या है कि इसमें इतना सारा अनुच्छेद दिया गया है, इतना सारा भाग है, इतना अनुसूची बांट दिया गया है। तो इस वजह से भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। सवाल नंबर 2 है कि 1949 के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। 1949 क्यों लिया गया, क्योंकि 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था। कितने दिन के बाद, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना समय लगा। और इसके बाद क्या हुआ, हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो सवाल कह रहा है कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ, मूल मतलब होता है कि उस समय जो वास्तविक था, जो उस समय बन के तैयार हुआ था, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज, उसको कहते हैं मूल। तो मूल कितना था, 395। अभी कितना है, 448। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होगा। अगला सवाल है कि वर्तमान संविधान यानी 2025 में किस संख्या के अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, यानी कितने टोटल अनुच्छेद हैं और कितने टोटल अनुसूचियां हैं। तो अभी कितने अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है, और अभी अनुच्छेद कितना है, लगभग 448 है। पहले कितना था, पहले 8 अनुसूची था, जो बढ़ के कितना हो गया, अब 12 हो गया है। अनुच्छेद टोटल 395 था, बढ़ के कितना हो गया, 448 हो गया। अगर आप संविधान में देखेंगे तो नंबरिंग वाइज कोई बदलाव नहीं हुआ है। नंबरिंग वाइज अगर जाएंगे तो भाग, अंतिम भाग जो है 22 ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और अनुच्छेद अनुच्छेद भी अंतिम में संख्या जो लिखा रहेगा वो 395 ही लिखा रहेगा। संविधान में जोड़ा कैसे गया है, जोड़ा गया है कि जैसे कि मान लो हमको कुछ जोड़ना, 4 के बाद 4 ए जोड़ना था, भाग में जोड़ना था, 4 ए जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से ए बी सी डी करके, जैसे पंचायत बाद में जोड़ा गया, उसमें क्या किया, 243 ए ओ, इस तरीके से जोड़ा गया है। हम लोग किसका सहारा लिए हैं, ए ओ का, ए अल्फाबेट का सहारा लिए, ए से लेकर के जेड तक। और जेड तक भी खत्म हो गया, फिर क्या किए, फिर जेड से, ए से स्टार्ट किया और फिर कहाँ तक, जेड तक गए। इस तरीके से हम उन्होंने क्या क्या किया है कि नंबरिंग वाइज तो नंबर तो उतना ही है, लेकिन बस उसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, अगला सवाल था, सवाल नंबर 4 है कि भारतीय संविधान की विशालता का मुख्य कारण क्या है। विशालता का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक विविधताएं हैं और ऐतिहासिक प्रभाव किसका रहा है, 1935 के अधिनियम का। इसलिए क्या है कि भारतीय संविधान विशाल रहा, क्योंकि अगर हम लोग को और भी कुछ उस समय पे मिला होता संविधान, जो छोटे स्तर पे ही या कुछ कम अनुच्छेद के साथ, भाग के साथ हम लोग काम कर सकते थे, तो वो भी शामिल हो जाता। लेकिन हम लोग को 1935 का पहले से प्रमाण मिला हुआ था कि इसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का संविधान 1935 का अधिनियम फॉलो किया और क्या हो गया, वो ज़्यादा विशाल हो गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, एकीकृत संविधान क्या क्या अर्थ है। एकीकृत संविधान हम लोग पहले भी देखे थे कि भारतीय संविधान का विशेषता बताया गया था।
एकीकृत संविधान मतलब होता है एक ही संविधान। एक ही संविधान किसके लिए? केवल केंद्र के लिए, सरकार के लिए एक संविधान है, केवल केंद्र के लिए नहीं, ये तो राज्य के लिए भी, या केवल राज्य के लिए, ये राज्य के लिए भी नहीं है, विभिन्न राज्यों के लिए अलग संविधान, ये तो है ही नहीं, है ना। तो कौन सा है? केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है और इसी को क्या कहा जाता है? एकीकृत संविधान। अगला सवाल नंबर 6 जो है कि संविधान में कठोरता और लचीलापन किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया में परिलक्षित होता है? यानी कहने का मतलब है कि संविधान को किस अनुच्छेद के द्वारा हम लोग उसको संशोधन कर सकते हैं, या फिर किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है कि इस भाग को संशोधन नहीं किया सकता। कठोरता और लचीलापन। कठोरता मतलब होता है कि उसको बदलाव करना उतना मुश्किल है या फिर नहीं बदला जा सकता। लचीलापन का मतलब होता है कि उस भाग को, जिस भाग को आसानी से बदला जा सकता है साधारण बहुमत के तहत, उसको कहते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है हमको? 368। 368 जो बताता है ये केवल संविधान संशोधन के बारे में, है ना। ये किसका बताता है? संविधान संशोधन। 32 क्या है? 32 हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट में, ये किस तरीके से रिट जारी होता है संविधान मौलिक अधिकार के बारे में। 356 हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 25 भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में। कि जब अगला भी लेक्चर आने वाला है मौलिक अधिकार का, उसमें देख लेंगे, ठीक है। अगला 7 नंबर है कि संविधान में संशोधन करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? हम लोगों ने पहले बात किया कि कुछ भाग ऐसा है जिसमें क्या चाहिए हमको? विशेष बहुमत चाहिए, किसी राज्य का समर्थन भी चाहिए, और कुछ भाग ऐसा है जो साधारण बहुमत के साथ बदलाव हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत और कुछ के लिए समान बहुमत से पास हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सी। 8 नंबर सवाल है कि एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली में निम्न में से कौन सी विशेषता शामिल है? एकात्मक मतलब एक क्या हो गया? मजबूत केंद्र के साथ क्या होना चाहिए? एकल संविधान होना चाहिए, एक नागरिकता होना चाहिए, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होना चाहिए। संघीय प्रणाली में क्या होता है कि एक संघ होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। उसके अंडर में क्या आते हैं? बाकी सारे राज्य आते हैं, जैसे बिहार राज्य है, झारखंड है, राजस्थान है, सारे राज्य किसके अंडर आते हैं। और यही क्या करता है? एक संविधान होता है जो इसको ये को फॉलो करना पड़ता है, केंद्र को भी और बाकी राज्य को भी फॉलो करना पड़ता है। और साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं, जितने भी इस प्रांत हैं, उसका एक ही नागरिकता होगा। और हर एक प्रांत में क्या होता है? हर एक राज्य में क्या होता है? एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, ताकि वो जो भी प्रांत में, जो भी राज्य में जो चल रहा है उस व्यवस्था के बारे में केंद्र को सूचित करते रहे समय समय पर। जिसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। 9 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस मॉडल से प्रेरित है? यानी कि हम लोगों ने कहाँ और किस देश में देखा कि वहाँ पे संसद व्यवस्था चल रहा है, और उसके हिसाब से ही हम लोग क्या किए? अपने देश में भी संसदीय शासन प्रणाली को लागू कर ली। तो अमेरिका में तो संसदीय प्रणाली हम लोग नहीं देखा था, हम लोगों ने देखे थे ब्रिटिश में, यानी कि इंग्लैंड में पहले से क्या था? संसदीय प्रणाली था। हम लोग को वहाँ का अनुभव के आधार पे हम लोगों ने क्या किया? अपने देश में संसदीय प्रणाली को प्रेरित किया, यानी लागू किया। सवाल नंबर 10 है कि भारतीय संसद में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि संसद जो है वो संप्रभु का क्या कह सकते हैं? संप्रभुता दिखाता है, और न्यायिक सर्वोच्चता के लिए जो न्यायपालिका है वो दिखाता है सर्वोच्चता। तो ये क्या हो गया कि अमेरिका का जो न्यायिक समीक्षा वाला संश्लेषण है, यानी कि अमेरिका से हम लोग क्या लिए? न्यायिक समीक्षा लिए। समीक्षा करने का मतलब होता है कुछ भी अगर संविधान से नया कानून पास हो रहा है, उसका समीक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बता सकता है कि ये गलत है कि सही है, ठीक है। ये समीक्षा हुआ। और ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता, यानी ब्रिटिश संसद जो होता है वो संप्रभुता दिखाता है। जो हमारा संसद है वो किसको दिखाता है? संप्रभु को। संप्रभु मतलब होता है हमारे देश में क्या होगा, कैसा होगा, क्या नियम लगेगा, क्या हम लोग को कब जीएसटी लागू करना है, या कब करेंसी चेंज करना है, या कौन सा आर्टिकल हटाना है, क्या लगाना है, ये सारा डिसाइड कौन करता है? संसद डिसाइड करता है। और इसी बात को क्या कहते हैं? संप्रभु। संप्रभु करने मतलब है कि हम लोग के देश में क्या होना नहीं होना है, ये सारा चीज संसद जो डिसाइड करता है उसको संप्रभु कहते हैं। अगर वो खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो किसी के अंडर में है, तो वो संप्रभु नहीं है। तो संसद क्या दिखाता है हम लोग का? संप्रभुता दिखाता है। और न्यायिक समीक्षा हम लोग का न्यायालय दिखाता है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी विधि का, यानी कि कानून का हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके आधार पर उसको वैध और अवैध घोषित कर सकता है। ये किसका दायित्व है? ये दायित्व है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को संविधान का क्या कहा जाता है? संरक्षक। इसके बाद 11 नंबर सवाल कि भारतीय न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? केवल अपील सुनना? केवल अपील सुनना नहीं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी एक बार बात किया हुआ था कि कभी भी ऑप्शन में अगर केवल इस तरीके से देखिए, केवल ये करना, केवल वो करना, तो वो ज़्यादातर संभावना है कि वो गलत ही होगा, ठीक है। तो केवल अपील सुनना तो नहीं है, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा भी संविधान के बारे में भी न्यायिक समीक्षा भी करना, या न्यायालयों का निर्माण करना, ये भी काम नहीं है, या राज्यों का कानून लागू करना, केवल ये काम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का यानी न्यायपालिका का काम है कि संविधान का संरक्षक करना, मौलिक अधिकारों का गारंटर के रूप में कार्य करना। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में। ये तो इजी है। पहले में क्या दिया गया है, पहला भाग में हम लोग का है कि भारत और उसके राज्य के बारे में जानकारी, राज्यों के बारे में जानकारी, यानी इसमें पहला ही लिखा गया है कि भारत एवं राज्यों, भारत जो है राज्यों का संघ है। दूसरा भाग में लिखा गया नागरिकता के बारे में, दूसरे भाग से हमको किसका पता चलता है, नागरिकता। चौथे भाग से पता चलता है हम लोग का डीपीएसपी, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, और इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, 3, जिसमें कि मौलिक अधिकार की चर्चा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ज़्यादातर हम लोग डीपीएसपी के नाम से याद रखेंगे इसको। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। 3 तक हम लोग देख लेते, मौलिक अधिकार है, और तो 4 में क्या है हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 5 में हम लोग का केंद्र है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 14 है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य अलग होता है, मौलिक अधिकार अलग होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार शुरू से हम लोग के संविधान में था, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, और बाद में किस भाग में जोड़ा गया, भाग 4A में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संशोधन करके इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, और 46वां संशोधन करके एक और लास्ट ड्यूटी जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो टोटल हम लोग का मौलिक कर्तव्य कितना हो गया, टोटल हो गया 11। तो 42वां संशोधन करके 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, और 86वां संशोधन करके एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। टोटल हमारे ड्यूटीज हो गए 11, और 21 भाग में है, तो भाग 4 में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मुख्य सिद्धांत क्या है। देखो, जब भी बोले धर्मनिरपेक्ष, अगर मान लो एग्जाम में तुमको कोई चीज सवाल नहीं आ रहा है कि इसको तुम पढ़ा ही नहीं है, तो जिसका मतलब पूछ रहा है क्या है नहीं है, उसको उस वर्ड से ही समझने की कोशिश करिए, धर्म। और निरपेक्ष, पेक्ष का मतलब है किसी के एक पक्ष में हो जाना, निरपेक्ष मतलब क्या हो गया, किसी के पक्ष में नहीं होना। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, केवल एक धर्म को मान्यता देना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। धार्मिक स्वतंत्रता रखना, केवल धार्मिक स्वतंत्रता रखना, ये नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म को राज के रूप में नहीं मानना है, ये वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। यानी कोई भी ऐसा धर्म नहीं हो सकता तो एक ही धर्म, अगर मान लो उसी धर्म के लोग ज़्यादातर उस देश में है या उस राज्य में है, तो वही उस राज्य का धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी पागल हुए जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी धर्म है, और सभी धर्म को समान अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा। तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन सी, किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में नहीं मान सकते हैं, या सभी धर्म को समान रूप से निष्ठा तो दिया जाएगा, लेकिन अब जो धर्मनिरपेक्ष राज का मुख्य जो सिद्धांत है वो है कि किसी भी धर्म को राज्य का धर्म के रूप में नहीं माना जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में न्यूनतम उम्र क्या है। मताधिकार मतलब होता है वोट देने का शक्ति, और इसका न्यूनतम उम्र भारत में रखा गया है 18, और इससे पहले जो था वो था 21, इसको घटा के कितना कर दिया गया है, 18 कर दिया गया। अगला सवाल है 17 नंबर, एकल नागरिकता का क्या महत्व है। एकल नागरिकता ही भारत में क्यों फॉलो किया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया कि बिहार का भी एक नागरिक होगा फिर भारत का एक नागरिक होगा। इसलिए किया गया ताकि सभी जो नागरिकों को है भारत भर में समान रूप से राजनीतिक और नागरिक अधिकार जितना भी है, तो सबको एक मिले। ऐसा नहीं कि बंगाल के कुछ लोग हैं उसको अलग अधिकार दिया गया, बिहार का गरीब लोग हैं या कम टैक्स आता है, बिहार से कम पैसा आता है तो उसको कम अधिकार दिया गया है, दिल्ली में ज़्यादा पैसा आता है, मुंबई से ज़्यादा, गुजरात से, तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कर देगा उसको ज़्यादा अधिकार दिया गया। इसलिए क्या कहा गया है कि भारत में केवल एक नागरिकता होगा, और सबको समान रूप से राजनीतिक और संविधान के अनुसार जो भी अधिकार दिया गया है सबको बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या फॉलो किया गया, एकल नागरिकता। 18 नंबर में है कि स्वतंत्र निकाय में से कौन सा निकाय भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। निर्वाचन प्रक्रिया मतलब होता है कि वोटिंग, जो हम लोग का जैसे लोकसभा विधानसभा ये सब का जो वोट होता है वो कौन सुनिश्चित करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है, ये करता है जांच कि कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना आ रहा है पैसा, कितना आमदनी हो रहा है, कितना जा रहा है, इसका जांच कौन करता है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं UPSC। यूपीएससी का काम हम लोग सब जानते हैं। यूपीएससी का काम क्या है कि केंद्र के लिए क्या करना, सर्विस ऑफिसर्स की नियुक्ति करना, जो हम लोग देखते हैं IAS IPS, इसका काम क्या है, इसकी नियुक्ति करना। ठीक है,
चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया को देखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? जिस तरीके से यूपीएससी है केंद्र के लिए, उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग होता है हर एक राज्य के लिए। जैसे बिहार के लिए क्या है? बीपीएससी। झारखंड के लिए क्या है? जेपीएससी। यूपीएस उत्तर प्रदेश क्या? यूपीपीएससी। इस तरीके से। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत किस प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? यानी कि भारतीय संविधान में कितने तरह का आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो यह है ऑप्शन डी, जिसमें कि राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब मान लो कि युद्ध हो रहा हो, आक्रमण हो गया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह देश भर में हो गया हो कि लोग हथियार लेकर निकल पड़े हैं, तो उस समय पे क्या लागू कर दिया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य का आपातकाल कब लागू होता है? हम लोगों ने देखा था कि हर एक राज्य में एक एक राज्यपाल होता है। अगर वो राज्यपाल सूचना देता है कि इस राज्य में जो है ये संविधान के रूप से काम नहीं कर रहा है, ये लोग अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? संवैधानिक विफलता, कि यहाँ पे जो संविधान नहीं काम हो रहा है सही से, तो वहाँ पे क्या लागू हो जाएगा? राज्य आपातकाल, जिसको एक और कहते हैं, एक और नाम प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाता है वो राज्य, और डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट ही ऑर्डर वहाँ से पास करता है। और अंतिम है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जबकि देश में पैसे का दिक्कत हो जाए, है ना, संसाधन का दिक्कत हो, तो उस समय पे क्या लगा देते हैं? वित्तीय आपातकाल। अगला है 20 नंबर, त्रिस्तरीय सरकार किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल हुआ? त्रिस्तरीय सरकार का मतलब है कि एक तो केंद्र में सरकार होगा और एक राज्य में सरकार होगा। ये दो स्तरीय सरकार था, ठीक है। पहले केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, जो देखते हैं वो क्या है? केंद्र के लिए है पीएम, और हर एक राज्य में क्या होगा? सीएम होगा। त्रिस्तरीय में क्या कहा गया कि जो गांव ग्रामीण इलाका होगा उसके लिए पंचायत होगा, और जो शहरी इलाका होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। ठीक है, तो ये तो क्या देख रहे तुम लोग? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय सरकार क्या होता है कि ये दो लेवल पे हो गया। एक तो केंद्र लेवल पे, ये पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या है? राज्य के लेवल पे। और तीसरा लेवल कहाँ हो गया? अगर ग्रामीण इलाका है तो वहाँ पे क्या होगा? पंचायत होगा, और अगर शहरी इलाका है तो वो क्या होगा? नगर पंचायत। त्रिस्तरीय सरकार का स्थापना जो हुआ था 73वें और 74वें संशोधन से। 73वें संशोधन से किया गया था पंचायत का, जो हम लोग गाँव के लेवल पे देखते हैं, और 74वें संशोधन से किया गया था नगर पंचायत का, जो शहर के लिए। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 21 कि सहकारी समिति संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये ऑप्शन क्या है? 97, ऑप्शन डी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था 42वां संशोधन कहा जाता है मिनी संशोधन। तो ये हम लोग जब संशोधन पढ़ेंगे, कुछ मुख्य मुख्य संशोधन है, उसके बारे में अलग से वीडियो आ जाएगा, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो 97 में क्या आता है? सहकारी समितियां को उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। सवाल नंबर 22 है कि उधार लिया संविधान की आलोचना का क्या तात्पर्य है? क्यों कहा जाता है कि संविधान उधार का लिया गया? क्योंकि इसमें जो परिस्थितियों के अनुसार है ना, बहुत सारे विदेशी तत्वों को संशोधित करके उसमें से कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था उसको क्या किया? अपने संविधान में शामिल किया गया। और इस यही वजह है कि इसको हम लोगों को, भारतीय संविधान को, उधार का लिया हुआ संविधान का जो आलोचना के रूप में हम लोग देखते हैं। अगला है आलोचना से ही कि हाथी का आकार की आलोचना का क्या मतलब है? यानी कि क्यों कहा गया संविधान, क्यों ऐसा है कि ये आलोचना सुनने को मिलता है? क्योंकि देखो इसलिए हुआ क्योंकि संविधान की व्यापकता वो इतना डिटेल्स में लिखा गया है, एक एक आर्टिकल, एक एक भाग को टोटल 22 भाग किया गया, 395 आर्टिकल लिखा गया था। जितना भी भाग था हर एक भाग को क्या किया? बहुत डिटेल के साथ, यानी व्यापकता के साथ और विविधताओं को प्रबंधित करने के लिए, जिसका विस्तृत प्रकृति जो है, इस वजह से क्या कहा गया? इस संविधान को हाथी के आकार। सवाल नंबर 24 है कि वकीलों का स्वर का आलोचना किस प्रकार केंद्रित है? वकीलों का स्वर का आलोचना इसलिए है क्योंकि ज्यादातर संविधान सभा में लोग क्या थे? वकील थे, और ये संविधान का जटिल भाषा, कानूनी भाषा को वजह से क्या होता है, इसको आलोचना मिलता है कि वकील अगर नहीं होते, कुछ अगर और लोग होते और वर्ग से और ग्रुप से, तो क्या होता? संविधान इतना जटिल भाषा में नहीं होता। इसका क्या होता है? ऑप्शन सी। अगला सवाल है 25 नंबर, संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रमुख लाभ क्या है? संशोधन जो है वो संविधान में क्यों जरूरी है? क्यों रखा गया संशोधन को? क्या वजह था कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होता, या फिर केवल संसद के सदस्यों के संशोधन कर सकते हैं? ये भी नहीं है। इसका प्रमुख लाभ है कि समय के साथ साथ संविधान में आवश्यक सुधार करने की अनुमति मिल सके। जैसे 370 हटाया गया, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया, पंचायत जो हम लोग देखते हैं कि 73वें और 74वें संशोधन से लाया गया,
ये समय के साथ साथ जो भी आवश्यक सुधार लगता है संविधान में वो कर सके, इसलिए क्या किया, संविधान में संशोधन को लाया गया था। सवाल नंबर 26 है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। संघ शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में भारत के लिए नहीं, केवल इस एक अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाएगा, बस यहीं पे संघ का यूज होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संघ का शब्द का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, या ना तो ये संघ के रूप में इस्तेमाल किया गया, ना राज्यों के संघ के रूप में, ना केंद्र सरकार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। सवाल नंबर 27 है कि संविधान में संसदीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। संसदीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य केवल राष्ट्रपति प्रणाली का अपनाना, बिल्कुल नहीं, या केवल न्यायपालिका के जो है स्वतंत्र सुनिश्चित करना, इसका तो संसदीय प्रणाली से मतलब नहीं है, या फिर केंद्रीय बजट का निर्धारण करना। केवल इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि संसदीय प्रणाली का, इसका उद्देश्य है कि जो कार्यपालिका है उसका सामूहिक जिम्मेदारी और जो है वो सब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, ताकि जो है सब जो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो कार्यपालिका के प्रति। कि अगर कुछ भी राज्य में या केंद्र में क्या असंवैधानिक होता है या सही ढंग से नहीं चलता है, तो हम लोग किससे पूछ सकें, उस विभाग के मंत्री से। जैसे रेल मंत्री, मान लो रेल में कुछ समस्या होता है तो किससे पूछेंगे, रेल मंत्री से पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 28 कि न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में किस प्रावधान को रखा गया है। कि न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वो किस आधार पर रखा गया है। क्योंकि ये केवल संसद की शक्ति संरक्षण करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। न्यायाधीशों का कार्यकाल की सुरक्षा, देखो न्यायाधीशों का कार्यकाल की सुरक्षा, अगर मान लो न्यायालय कार्यकाल का सुरक्षा नहीं होता और अगर कोई भी संसद उसको कभी भी हटा सकता है, तो इससे क्या होता है, न्यायपालिका जो है यानी न्यायालय जो है वो अपने आप को सर्वोच्च नहीं कर सकता, वो किसके अधीन हो जाता, संसद के अधीन हो जाता। इसलिए क्या रखा गया, किसके कार्यकाल को सुरक्षा दिया गया है, सेवा शर्तें, एवं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यायिक समीक्षा, कि ये न्यायिक समीक्षा खुद से कर सकता है। अगर मान लो संसद को ऐसा बिल पास करता है जिसमें कि न्याय की सर्वोच्चता को ही, सिद्धांत को ही चैलेंज करे, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यायिक समीक्षा के प्रावधान के अनुसार उसको रद्द कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने देखा था कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है, इसके जगह पर हम लोग एक काउंसिल आने वाले थे संसद के द्वारा कि अब जो है यहाँ पर सरकार डिसाइड करेगी कि कौन कौन जज बनेगा नहीं बनेगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस जो कानून लाया गया था इसको रद्द कर दिया। किस आधार पे, कि संसद जो है वो न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, न्यायालय एक स्वतंत्र इकाई है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। 29 नंबर का सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्यों लाया गया डीपीएसपी का रखना क्यों जरूरी था। इसको इसलिए रखा गया ताकि जो कोई भी राज्य अगर कोई भी योजना लेके आता है तो उस योजना में उसमें एक इसको मार्गदर्शक दिया गया है, मतलब सिद्धांत बताया गया कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी राज्य में कुछ भी अगर योजना लागू होता है, कुछ भी नियम बनता है, तो उसके लिए एक सिद्धांत के तौर पर एक मार्गदर्शक के रूप में डीपीएसपी को रखा गया, ताकि हर एक राज्य जो है इसको अपने मद्देनजर रख करके ही कोई भी काम करे आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के नीति निर्धारण के लिए जो मार्गदर्शक का सिद्धांत देना, ये क्या किसमें है, डीपीएसपी में। ये जो है ये क्या कहते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कोई राज्य ऐसा है जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दौड़ के नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ये लागू करना है। केवल ये सिद्धांत के रूप में दिया गया कि राज्य के ऊपर अगर उस क्षमता है तो वो उसको लागू कर सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया भी। आज का अंतिम सवाल है कि निष्कर्ष के अनुसार भारतीय संविधान की संरचना क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय संविधान की संरचना महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। सबसे पहला कि कठोरता भी है और साथ ही साथ लचीलापन भी, संघीयता भी है और एकीकृत निकाय का सम्मिश्रण भी, जो बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है कि यहाँ पर है ना संघीय व्यवस्था भी है और एकीकृत व्यवस्था भी है। या फिर देखो केवल कानूनी संघ केवल हो गया तो फिर दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। केवल होने की वजह से नहीं होता, संविधान में केवल कानून का संग्रह नहीं है, इसमें सारी बातें लिखा है, किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या जिम्मेदारी है, किसी का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के हनन में। तो सभी के रूप में विस्तृत जानकारी दिया गया। अगर कोई चीज़ें आर्टिकल है जो उस समय के लिए सही था और अभी के लिए वो उचित नहीं है, तो उसे क्या कर सकते हैं, संशोधन करके उसको हटा सकते हैं। तो ये सारी बातें किसमें लिया गया, संविधान में, इसलिए इसकी संरचना जो है महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा संविधान की विशेषता और आलोचना के आधार पर कुछ एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मौलिक अधिकार। तो तब तक के लिए धन्यवाद।